जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान यानी साइंस के मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके सोल्यूशन व हल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक लाने हैं और इस बार भी आपको बोर्ड की परीक्षा में टॉपर होने हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्यूशन कर पाए, उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है, दिया गया है। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर आपको एक शब्द में या एक वाक्य में आपको देना है। साथ ही दोस्तों अगर आपका इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो मुझे आंसर यहाँ पे कमेंट में चाहिए। आप मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है। उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यानी दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है वो काफ़ी इजीली होता है और इसके बारे में मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखाया हुआ था। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है उसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट यानी कंफर्म बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं। उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में आपको देना है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ये तो सभी को पता है और मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा, जितना भी यहाँ पे आपका एक शब्द वाला है। ठीक है, उसका आप लोग आंसर जरूर देते जाएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना पानी में है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या करता है। ठीक है, यानी कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, आपको पता होगा। इसका सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है, इसके पूरा कार्य विधि को भी मैंने पढ़ा है, इसका सचित्र वर्णन मैंने आपको करके बताया है। इसलिए दोस्तों आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं बताते हैं तो मुझे लगेगा कि आपकी जो तैयारी है वो अभी तक 0% है, आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो हर हाल में आपका इसका इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे और इसका जितना भी है ना आप मुझे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन करके आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है जो कि केमिस्ट्री से है। दिया गया है निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए। उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि AB प्लस CD और अभिक्रिया के बाद AD और CB बनता है। बच्चों मैंने एक आपको बताया था विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वो जो आपको मैंने बताया था ना उसी से यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे एक उदाहरण समेत यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया में, आपको याद होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि A जो होता है ये इसके साथ ये संयोग करता है और यह B इसके साथ संयोग करता है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि A D के साथ संयोग करके AD बनाया है और BC यहाँ पे संयोग करके CB बनाया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दूसरा नंबर दिया गया है केमिस्ट्री का। उदासीन विलयन का pH मान क्या है। एक शब्द में आपको आंसर देने हैं या एक वाक्य में भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उदासीन विलयन का pH का मान क्या होता है, मैंने आपको भली भांति इसके बारे में पहले से पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। अगला सवाल है कि तांबे एवं जस्ते के मिश्र धातु का नाम क्या है। देखिए यह जो सवाल है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है।
अगला सवाल चौथा नंबर दिया गया है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था एल्किन, एल्काइन और एल्केन, ये तीनों का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे और इसका फॉर्मूला मैंने इस तरीके से बताया था, जोड़ो छोड़ो और घटाओ। क्या बताया था? जोड़ो छोड़ो और घटाओ। इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में खोज लीजिए, यह फॉर्मूला एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ देखें, लिखा है कि प्रथम समूह में कितने तत्व होते हैं? एक शब्द में उत्तर देना है और या एक वाक्य में आप उत्तर दे सकते हैं। प्रथम समूह में कितने तत्व होते हैं बच्चों? मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसलिए आप मुझे जो है कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है और मुझे भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, क्योंकि इतना छांट छांट के मैंने क्वेश्चन लाया है और इसको क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से 100% तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन जो है ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप तैयार नहीं करोगे फिर बाद में देखना पछताओगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले उन सभी के सॉल्यूशन को आप लोग तैयार कर लेना, उन सभी के आंसर को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चले। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है तीसरा नंबर कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच जो है रखा जाता है। देखिए ये भी सवाल मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, यहाँ पे दिया गया है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। यानी दोस्तों लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लोहे की वस्तुएं जो है आर्द्रता और नमी युक्त वायु से संपर्क में जो है उसकी परत दर परत जो है क्षय होने लगती है, जिसकी सुरक्षा के लिए यानी लोहे की वस्तु को लंबे समय तक के बचाव के लिए जो है लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट करते हैं, जिसको हम कैनविन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम पेंट करके क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर दिया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इससे कैसे दूर किया जाता है? उत्तर अधिकतम जो है 40 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों मैं इसका शॉर्ट में आपको बता देता हूं। एक ये निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का इस चैप्टर का है और यह जो सवाल है ना काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड मैं दो सवाल और बता रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया और जरा दृष्टि दोष। इन तीनों दोष को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसके निवारण यानी कि इसका जो निष्कर्षण है इसको कैसे दूर किया जाता है, इन सभी दोषों को, इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें तीनों में से जो है एगो जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर दिया गया कि धातु एवं अधातु के दो रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। तो दोस्तों धातु और धातु में क्या क्या अंतर होते हैं इसको लेकर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सवाल है। अधिकतम 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। अगला सवाल है कि एक ही वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? उत्तर 40 शब्द में दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल 9 नंबर है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष लंबवत है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का आकार ज्ञात कीजिए। दोस्तों फोकस दूरी का आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको बताया था कि देखिए लेंस का फॉर्मूला और दर्पण का फॉर्मूला। दर्पण का फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस होता है और लेंस में क्या होता है? प्लस होता है। ये वाला आपको मैंने बताया था ना। तो 1/v + 1/u = 1/f। ये किसका फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि आप बे कितना पानी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊष्मा प्रदान होती है या ऊष्मा प्रदान की जाती है। अधिकतम 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था ना। तो वियोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है, जिसमें कि आपका ऊष्मा भी हो रहा है, प्रकाश भी हो रहा है और विद्युत के रूप में जो है ऊर्जा जो है वो प्रदान कर रही है। तो उनको आप लोग अच्छे से लिखना है। उनका समीकरण भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका आंसर इन जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूं ना, इसका भी आंसर जो है
जल्द ही अपलोड होने वाला है, इसलिए मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो पा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पे दिया गया है कि ओम का नियम क्या है, ओम किस राशि का मात्रक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है नियत ताप पर प्रवाहित धारा का प्राबल्य जो है वो विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा, नियत ताप में प्रवाहित धारा का प्राबल्य चालक तार के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, I समानुपात वही होता है। ठीक है, तो यानी कि I बराबर V बटा R होता है। और ओम जो है किस राशि का है, तो ओम जो है ये कौन सी राशि का है, ये आपको बताना है कि ये सदिश राशि का है या अदिश राशि का है, ये भी आपको बताना है। और ओम जो है किस राशि का मात्रक है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और इसका जो अधिकतम शब्दों में आंसर देना है वो 50 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल 12 नंबर है, लिखा है कि जिप्सम क्या होता है। देखिए ये काफी वीवीआई सवाल है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कहते हैं ना, उसका फॉर्मूला आप लोग तैयार कर लेना, और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए जिप्सम जो है एक पाउडर नुमा होता है। ठीक है, और जिप्सम को जो है 373 डिग्री केल्विन के ताप गर्म पानी पर जो है अगर उसे मिलाया जाता है तो वह जो है कठोर, यानी कठोर किसमें, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को आप लोग तैयार कर लेना। और जिप्सम क्या होता है, इसका परिभाषा मैंने आपको पहले लिखाया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अधिकतम जो है आपको 50 शब्दों में आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी का अथवा में दिया गया है, जो कि केमिस्ट्री का ही। लिखा है कि निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है। तो इन सभी को जो है सामान्य नाम आपको बताना है। जैसे कि पहला दिया है CaOH2, दूसरा दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तीसरा दिया है NaHCO3। तो इन सभी का जो है सामान्य नाम आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 13 नंबर देखें। यहाँ पे दिया गया है कि 2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अधिकतम आपको 50 शब्दों में आंसर देने हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। यह जो है पहला ही चैप्टर का दिया गया है। ठीक है, यहाँ सॉरी पहला चैप्टर नहीं है, विद्युत वाला चैप्टर का है, विद्युत धारा वाला। ठीक, उस चैप्टर से दिया गया है और ये उदाहरण से लिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग बना लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अथवा में दिया गया है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम एवं दक्षिणी हस्त का नियम को लिखे। यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या है उसको आपको परिभाषित करना है, और फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम क्या है उसको भी आप लोगों को परिभाषित यहाँ पे करना है। ठीक है, और इसका भी आंसर जो है आपको 50 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए, दिया गया है 14 नंबर। दिया है कि एथेनॉल से इथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पहले बताया था, और आपके चैप्टर से जो है ये काफ़ी वीवीआई सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है उत्तर जो है आपको 50 शब्दों में ही देना है। ठीक है, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल परिवर्तन करना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहलाता है, ये काफी इजीली क्वेश्चन है, काफी आसान है। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर दिया है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इस विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला आपको बताया है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, और व्यंजक किस तरीके से इसका प्राप्त करते हैं, इसका तुल्य कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ आप लोगों को बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है R बराबर, जो कि तुल्य R है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध है, और उसके बाद R1 प्लस R2 प्लस और R3, ये 3 प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है इस फॉर्मूले का आप लोगों को पहले बताया था, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और किस तरीके से इसका जो है व्यंजक प्राप्त करते हैं, किस तरीके इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं उसको भी आप लोग तैयार कर लेना, और समांतर क्रम संयोजन का विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी का अथवा में दिया गया है कि दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है किसका यहाँ पे जो है चित्र दर्शाया गया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ये जो चित्र है ये किसका है। देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर कि चित्र का उपयुक्त नाम दीजिए। ठीक है, दूसरा दिया है कि 1 तथा 2 का नाम लिखिए, यानी कि 1 और 2 का जो सिंबल दिया गया है उसका आपको नाम बताना है। तीसरा दिया है कि किस तरह की ऊर्जा इस उपकरण द्वारा परिवर्तित की जाती है। ठीक है, चौथा दिया है कि उस उपकरण में 2 उपयोग लिखिए। पांचवा दिया है कि आर्मेचर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यह जो पिक्चर है ये किसका है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कार्बन ब्रूस किस में लगता है, यह जो लगता है किस में, यह जो है आपका विद्युत मोटर में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे, सॉरी विद्युत मोटर में ही लगता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर में जो लगता है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो है विद्युत मोटर का जो है चित्र जो दर्शाया गया है, यानी विद्युत जनित्र का दर्शाया गया है, सॉरी यहाँ पे क्या है, विद्युत जनित्र का है, जिसमें कि ये आपको देना है कि विद्युत चित्र का उपयुक्त नाम क्या है, ये क्या है, विद्युत जनित्र है, जिसको हम लोग डायनेमो भी कहते हैं। ठीक है, और 1 और 2 का नाम जो लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 1 का नाम देखिए, यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा दिया होगा, यहाँ पे 1 का जो नाम है ये कार्बन ब्रूस है। ठीक है, सॉरी वलय है, ये क्या है, फर्स्ट वलय है, और दूसरा नंबर क्या है, ये कार्बन ब्रूस है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है किस तरह की ऊर्जा को उपकरण द्वारा परिवर्तित करता है, यह जो है दोस्तों क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और उसके बाद चौथा दिया है कि उस उपकरण का 2 उपयोग लिखें, तो बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए। ठीक है, 2 उपयोग बता दिए। अब आर्मेचर का परिभाषित करना है, तो आर्मेचर आपको क्या लिखना है कि कुंडली के अनुसार एक रोड के द्वारा जो है घेरों की परिवर्ती को जो है आर्मेचर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप परिभाषित इसको कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी का जो है अथवा में था वो वाला मैंने अंग्रेजी में आप दिया है। ठीक है, उसको मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि तांबे के एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। इस अयस्क से तांबा धातु के निष्कर्षण का समीकरण लिखिए। इस धातु के विद्युत अपघटनी परिसंस्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे। उत्तर जो है आपको 70 शब्दों में देना है। तो तांबे के एक प्रमुख अयस्क का आपका नाम भी बताना है, साथ में उसके उत्तर भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए इसी का अथवा में और दिया गया है कि निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, एसिटिलीन, फॉर्मिलिक अम्ल, प्रोपनॉन, हेक्सनीन और प्रोपनॉल। देखिए एल्केन, एल्किन और एल्काइन का जो मैंने आपको बताया है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि समान संरचना सूत्र हम कैसे बनाते हैं, उसको आप लोग यहाँ पे जो है बनाएंगे। जैसे कि प्रोपनॉल का दिया है, तो प्रोपनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, इस सभी का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। संरचना सूत्र आप लोगों को तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अगर इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट लगेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसका डायरेक्ट जो है पूरी तरह से एक वीडियो में, फ्रेश वीडियो में आपको बता दूंगा कि संरचना सूत्र हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको जो है बना सकते हैं, और उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिलीन का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, तो उसको भी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है आपका बायोलॉजी का यहाँ पे सवाल दिया गया है। तो सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है। एक शब्द या एक वाक्य में आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि मेरुज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो उत्तर जो है एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसी का तीसरा नंबर दिया गया है कि जीव जनन क्यों करते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो जीव जनन क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, यानी कि अपनी जैसा संतति उत्पन्न करने के लिए जो है जीव जनन करते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल चौथा नंबर दिया है कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 23 जोड़ी होती है, यानी कितना होता है, 46 होता है। याद रखेंगे, उत्तर जो है आपको एक शब्द या एक वाक्य में अभी आप दे सकते हैं। अगला सवाल है कि बायोगैस के मुख्य घटक का नाम क्या है, या नाम लिखिए। उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 18 नंबर दिया है, निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था निषेचन किसे कहते हैं, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब एक गैमेटोसाइड बनाते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया कि सौर
उष्मांक क्या है, सौर उष्मांक क्या है, अधिकतम 40 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। अगला सवाल 20 नंबर दिया है कि ओजोन क्या है। देखिए यह जो सवाल है ना, यह सवाल आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग कवर कर लेना, इसको अच्छे से बना लेना और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपका डेफिनेट जो है आपको 100% बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ओजोन क्या है, यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, अधिकतम 40 शब्दों में उत्तर देने हैं, ठीक है। अगला सवाल 21 नंबर है कि हम जल प्रणाली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यानी कि जल को प्रदूषित होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कुछ नियम आप लोगों को बता देने हैं। कम से कम आपको 5 नियम बता देने हैं, जैसे कि हो गया कि बांध बनाकर, वातावरण को शुद्धिकरण करके या शुद्ध रख करके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके, या नदी नालों में जो है झरने जैसा निर्माण करके, उस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जल का हम संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पट्टी नुमा खेती करके या सीढ़ी नुमा जो है संरचना देकर जो है जल का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे 40 शब्दों में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल 22 नंबर दिया गया है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह जो है 2013 की बोर्ड की परीक्षा में, 2017 और 2018 में ये पूछा गया था, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना और ये इस बार 100% पूछा जाएगा, ये रक्त और लसिका में। और इसी से रिलेटेड और एक उदाहरण में आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और इसका उत्तर जो है आप ढांचानुमा भी बना सकते हैं या अधिकतम 40 शब्दों में आप उत्तर भी दे सकते हैं। अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया यह चित्र क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यह जो है कान का बाह्य दृश्य को दर्शा रहा है, ठीक है। जो हमारा कान है ना, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया। यह चित्र जो है हमारा कान का ये पृष्ठ चित्र को दर्शा रहा है। और बी नंबर दिया है कि एक्स और जेड का नाम लिखिए। तो एक्स और जेड का, यहाँ पे जो जेड है ये एक्स है, इसका नाम आपको बताना है, और ये जेड जो है इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। इसका जो है मैंने आपको पहले बताया था और ये पहले भी इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दे चुका है, इसलिए इसको आप लोग जो है नीचे कॉमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल 24 नंबर देखें। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। एक तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाना है। जैसे कि चित्र इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है। देखिए मैं जिस तरीके से आपको जो है चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ, इसको जो है आप इस तरीके से जो है कह सकते हैं कि इस तरीके से आप जो है चित्र बना दीजिएगा और इसमें जो है नामांकित कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके जो है गोल गोल करके जो आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपका क्या हो जाएगा, यह एक जो है तंत्रिका बन जाएगा। और इसको क्या करना है बच्चों, आपको जो है इसमें नामांकित कर देना है कि यह क्या है, यह क्या है और यह क्या है। ये 3 नामांकित कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि समजात अंग की परिभाषा लिखिए। यह विकास के समर्थन में किस प्रकार या किस प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये किस प्रकार जो है प्रमाण प्रस्तुत करता है। अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देने। देखिए समजात अंग किसे कहते हैं और समरूप अंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया इसी कथवा में कि प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसका आंसर है 50 शब्दों में आपको देने हैं। अगला सवाल 26 नंबर है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के जो है पाचन शक्ति का या पाचन तंत्र का जो है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पूरी तरह से जो है नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। अगला सवाल इसी का अथवा में दिया गया है कि प्लानेरिया की बाहरी बनावट का नामांकित चित्र बनाएं। यह विकास के किस तथ्य की ओर संकेत करता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, क्योंकि इनमें से जो है ना आप लोगों का लगभग जो है 60% जो है बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन टच होने वाला है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है मॉडल पेपर से लगभग जो है आपका 20%, जी हाँ दोस्तों 20% आपका मॉडल पेपर से टच होगा और 60% इधर हो गया। और बाकी जितना भी वीडियो मैंने आपको बताया, अगर उन सभी वीडियो का आप लोग पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है ना वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस बार जो है आपका जो लक्ष्य है वो 400 प्लस अंक लाना, वो आपका पूरा हो जाएगा। और आप भी जो है अपनी बोर्ड की परीक्षा में जो है
टॉपर में आओगे, टॉप करोगे। तो बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी, आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हूं उन सभी को आप लोग जो है रिवीजन करते जाना और उनको जो है अच्छे से आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं ना सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दीजिए। दोस्तों मैं क्वेश्चन दे दिया हूं, इसको आप लोग अच्छे से जो है अपने भाषा के अनुसार जो है इसका सोल्यूशन भी आप लोग कर लेना। अगर आप सोल्यूशन करने में असमर्थ हैं तो मैं इसका सोल्यूशन का वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।